देखिए भाई, तो फिजिक्स चल रही, फिजिक्स में क्या चल रहा है अपना, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चलिए, इसका अपन ने लास्ट पॉइंट क्या पढ़ा था अपन ने, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ लिया था, सारे क्वेश्चन कर लिए थे इसके। आज अपन पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। चलिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, नाम से पता चल रहा है, तब करंट फ्लो होता है तब जो हीट निकलती है वो हीटिंग इफेक्ट। वेरी गुड, ठीक है ना। देखिए यानी कि देखिए, हीट का इफेक्ट किसके ऊपर, करंट के ऊपर, ठीक है। यानी कि अगर हीट बढ़ती है या कम होती है तो करंट पे क्या होगा, है ना। चलिए, तो क्या असर पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, करंट, हीट बढ़ने पर करंट बढ़ेगा या कम होगा कि क्या होगा, ठीक है। चलिए, ये अपन क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो बताइए भाई, या अपन इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि करंट बढ़ने पर हीट बढ़ेगी कि कम होगी, ठीक है ना। तो हीट का देखते हैं अपन, तो फर्स्ट देखते हैं अपन कि हीट, बताओ, करंट बढ़ने पर हीट बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है पता है, प्रॉब्लम यहाँ देखो, कुछ चीज़ अच्छी होती है ना तो उसमें कुछ थोड़ा नेगेटिव चीज़ भी होती है, ठीक है ना। अच्छा, भगवान ने राक्षसों को बनाया था क्या, देखो, है ना। देखो, वही वाली बात है, जब कुछ अच्छा करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली कुछ नेगेटिवली होता ही होता है, ठीक है ना। तो भगवान ने कुछ अच्छा ही किया था, बट उसके साथ क्या निकला, हाँ, मतलब कुछ बुरा भी निकले, ठीक है ना। इसी तरीके से जैसे कि समुद्र मंथन हुआ था, ठीक है ना, तो अमृत तो निकला ही निकला, क्या निकला, बट उसके साथ क्या निकला, विष भी निकले, विष निकला था, ठीक है ना। अब भाई, इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो विष पीना चाहता, सब अमृत पीना चाहते हैं, ठीक है ना। विष किसने पिया फिर, है ना, शिव जी ने पिया, तभी इसको उनको क्या बोलते हैं हम, नीलकंठ। उनका कंठ कैसा हो गया था, नीला हो गया था, ठीक है ना। तो शिव जी है भाई साहब अपना भोले भंडारी, ठीक है ना। चलिए, तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ ऐसा है, अगर हम ऐसा लिखते हैं इसको, ठीक है, तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के, ठीक है। यानी कि अगर करंट बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, होता क्या है, करंट अगर हम थोड़ा भी बढ़ाएंगे ना, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। स्क्वायर के प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, स्क्वायर का प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ कि आपने करंट अगर थोड़ा भी बढ़ा दिया तो हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। ये है इसका मतलब। डायरेक्टली देखो, जैसे कि हाँ, मतलब है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट किसके प्रोपोर्शनल है, आई स्क्वायर के, ठीक है ना। करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ये, ठीक है ना। देखिए, अगर अपन ये जैसे बोलते हैं कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। देखो, आपने करंट अभी मान लीजिए 2 एम्पीयर चल रहा है, कितना चल रहा है, 2 एम्पीयर चल रहा है, आपने इसको कर दिया कितना, 4 एम्पीयर कर दिया, ठीक है। 2 एम्पीयर से हीट मान लीजिए अपन की कितनी जूल हो रही है, मान लेते हैं हीट 50 जूल हो रही है, ठीक है ना, 50 हीट हो रही है मान लेते हैं, ठीक है। 2 बढ़ाने पर मान लेते हैं इसका भी डबल हो गया, ठीक है ना, इसकी 50 हो गई, सॉरी 100 हो गई, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे ये भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, प्रॉब्लम ये है कि ऐसा होना चाहिए था बट ऐसा नहीं होता, होता क्या है, 2 होने पर 50 है, अगर आपने 2 बढ़ाया तो 2 बढ़ाने पर ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो
अरे भाई 2 प्लस भी तो क्या बनना है, ठीक है ना, ठीक है। देखो हमने कितना बढ़ाया 4, जैसे कि ये 4 बढ़ाया अपन ने, ठीक है, कितना बढ़ाया 4, मतलब 2 बढ़ाया तो कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। अब हमने बढ़ाया कितना, डिफरेंस कितना है इसमें 2 का डिफरेंस है, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो और 4 में 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है। हमने तो सिर्फ 2 बढ़ाया, हमने तो कितना बढ़ाया 2, यानी कि करंट को तो हमने सिर्फ 2 ही बढ़ाया, ठीक है, लेकिन हीट जो है वो 6 के हिसाब से बढ़ेगी। यही बात समझ में आ रही है। हमने करंट सिर्फ 2 बढ़ाया, तो इसे क्यों बढ़ रही? वो इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि कुछ अच्छा करते हैं तो नेगेटिव भी होता है, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या है ड्रॉबैक है, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि इसीलिए तो हम क्या कहते हैं अच्छे वायर लेकर के आओ, ठीक है ना, अच्छी क्वालिटी के वायर लेकर के आते हैं अपन। लो क्वालिटी के लेकर आएंगे तो क्या होगा, भले देखिए लो क्वालिटी में क्या हो रहा है, वायर में करंट तो उतना ही आ रहा है ना, ठीक है ना, अच्छा लगा होगा तब भी करंट तो उतना ही आ रहा है, लेकिन लो क्वालिटी में क्या हो रहा है, वो जल जाएगा उतने ही करंट में। अच्छी क्वालिटी का इसलिए तो हमें महंगा पड़ रहा है ना, ठीक है ना। तो क्यों, क्योंकि ये वाला फ़र्क पड़ता है, क्योंकि करंट आपका भले थोड़ा चलेगा लेकिन हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आ रही है बात समझ में, तो ये है, तो क्योंकि हीट जो है किसके हिसाब से, आई के हिसाब से नहीं बढ़ रही है, आई स्क्वायर के हिसाब से बढ़ रही है। आ रही है बात समझ में, ठीक है ना। तो हीट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई स्क्वायर के। हम तो सिर्फ 2 ही बढ़ा रहे हैं लेकिन हीट किसके हिसाब से बढ़ रही है, 6 के हिसाब से। आ रही है बात समझ में। चलिए चलिए, तो इस तरीके से तो फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई हमारी। इसके अलावा अब आप खुद ही आप मुझे बताना कि हीट जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, बताओ इसके प्रोपोर्शनल होगा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ने पर हीट बढ़ेगी या रेजिस्टेंस बढ़ने पर हीट कम होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। पक्का, रेजिस्टेंस का मतलब पता है आपको क्या होता है, फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन बढ़ने पर फ्रिक्शन बढ़ेगी, करंट कम होगा, करंट कम होगा। आप अभी आप इसको छोड़ो, इसको देखो आप तो बस फ्रिक्शन, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो फ्रिक्शन अगर जितना ज़्यादा फ्रिक्शन बढ़ेगा, फ्रिक्शन यहाँ पे, हाँ इधर तो फ्रिक्शन का मतलब हीट निकलेगी, और तो फिर बस रजिस्टर तो अलग रहता है, रजिस्टर तो करंट को कम करता है ना, हाँ, तो करंट कम होगा तो हीट भी तो कम होगी। देखो सही आर का मतलब बताओ। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। आप इधर से मत जाओ, आप डायरेक्टली जाओ इसके पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ये देखो आप इसमें देखो, अभी अपन करंट इसके बारे में नहीं पढ़ रहे, अपन हीट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो इसमें ये क्या है, बाधाएं हैं ये, ठीक है ना, क्या है ये, बाधाएं, यानी कि रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसमें देखो एक तार ये है और एक तार ये है, इसमें बाधाएं क्या हैं, कम हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, देखो अब करंट यहाँ से, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो अब यहाँ पर ज़्यादा टकराएगा वो, ठीक है। जब यहाँ ज़्यादा टकराएगा क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है और ये ज़्यादा टकराएगा, ज़्यादा टकराने से क्या होगा, हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस, जितनी ज़्यादा टक्कर होगी उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई। इन दोनों का रिलेशन अलग चीज़ है, इन दोनों का रिलेशन अलग चीज़ है। अरे बात समझ में, ऐसा नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि ये पहले ये होगा, ये बढ़ेगा उसके बाद ये बढ़ेगा, भाई ये डायरेक्टली चल रहा है इसके, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि पहले ये होगा तो ये कम हो जाएगा फिर ये हीट कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये तो डायरेक्टली रिलेशन रख रहा है इसके साथ कि भाई टकराया ये हीट निकल गई। आई बात समझ में, टकराता है हीट बढ़ रही है। अब करंट की बात तो अलग आएगी फिर, ठीक है। चलिए तो देखिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा टक्कर होगी, कॉलिजन उतना जाएगा और उतनी ज़्यादा हीट बढ़ेगी। इसी तरीके से रेजिस्टेंस कम हो गया तो हीट भी कम हो जाएगी क्योंकि टक्कर भी कम होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ
हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है ना, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए इसी तरीके से अब आप मुझे बताओ कि भले ही ये तार में क्या है, रेजिस्टेंस कम है, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है, कम है। अब आप मुझे बताना, एक तो मैंने इसमें करंट फ्लो किया आधे घंटे के लिए, ठीक है, एक फ्लो किया मैंने 3 घंटे के लिए, तो बताओ किस कंडीशन में हीट ज़्यादा होगी, 3 घंटे वाले यानी कि जितना ज़्यादा टाइम बढ़ेगा उतनी ज़्यादा हीट बढ़ेगी, ठीक है। तो यानी कि हीट जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2 हो गई, और ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई भाई, थर्ड हो गई, ठीक है। अब इक्वेशन 1 2 3 से क्या हो जाएगा, ये हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। चलिए प्रोपोर्शनल साइन हट जाएगा, कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पर कांस्टेंट क्या होता है 1, ठीक है, आई स्क्वायर आर टी, तो 1 को लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है भाई। तो ये हमारा हीट का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, ठीक है। कि अगर आपको हीट निकालनी है तो आपके पास करंट और रेजिस्टेंस और टाइम होना चाहिए, ये होगा तो आप निकाल सकते हो कि कितनी हीट है हमारे पास, ठीक है। चलिए आरटी का मतलब क्या होता है सर? ठीक है, अब देखो, तो यहाँ पर आई क्या है, करंट है, आर रेजिस्टेंस और टी टाइम, ये तो अपन ने डायरेक्टली पढ़ा इसको, ठीक है ना। अब आखिर ये ठीक है ना, कि हम ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये इसके प्रोपोर्शनल होता है, फिर उससे हमने ये कर लिया। अब इसको अगर हमको फॉर्मूले को अगर हमको डिराइव करना है, निकालना है कि आखिर ये आ कैसे रहा है, तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको। चलिए देखिए, वी नो दैट, अच्छा पोटेंशियल क्या होता है भाई, V वोल्ट हाँ फॉर्मूला क्या होता है उसका, पोटेंशियल ऑफ ओम्स लॉ नहीं पूछ रहा हूँ मैं, है ना, पोटेंशियल पूछ रहा हूँ डायरेक्ट बस। पोटेंशियल ऑफ फॉर्मूला पोटेंशियल होता क्या है, एम्पियर स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है उसका, I अपॉन Q टाइम है। बताओ बताओ, देख के बताओ मुझे। देखना पड़ेगा मेरा यार। चलिए ठीक है, अब आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है, देखो ध्यान रखो, देखिए इस दुनिया में एनर्जी बहुत टाइप की है, कितने टाइप की है, बहुत ही ज़्यादा टाइप की है ना। जैसे कि हीट एनर्जी हो गई, ठीक है, और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई, ठीक है, इसके अलावा साउंड एनर्जी हो गई, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी हो गई, ठीक है, ठीक है, हाँ वो यही है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना। इसके अलावा और मतलब बहुत सारी टाइप की क्या है, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई, ठीक है ना। इस तरीके से एनर्जी बहुत टाइप की है। तो टाइप चाहे कितने भी हो, लेकिन ये सारी सारी है क्या, आखिर एनर्जी है। क्या है ये, सारी सारी एनर्जी है, सारी सारी क्या है, एनर्जी है, ठीक है ना। इसीलिए इन सब की यूनिट क्या होती है, जूल। क्या होती है, जूल, क्योंकि एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल, इसीलिए चाहे एनर्जी कोई सी भी हो ये होती है, ठीक है ना। अब देखिए वर्क हमने पढ़ा है, वर्क, ठीक है, तो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। क्या होती है, जूल। तो हीट, सारी हीट किसी भी टाइप की हो, उसकी यूनिट भी क्या है, जूल, वर्क की यूनिट भी क्या है, जूल है। इसीलिए हमारी हीट और वर्क ये दोनों भी क्या है, सेम है, ठीक है ना। चलिए बस अंतर क्या है इसमें, अंतर ये है कि हीट होती है तो उसकी हीट से मतलब एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। वर्क की अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या होती है, काम, लगती है वही काम होता हाँ एनर्जी होगी तो ही क्या होगा, काम, क्योंकि एनर्जी ही किस में कन्वर्ट हो रही है, उस काम में कन्वर्ट हो रही है। तो ज़्यादा अंतर कुछ भी नहीं है। तो हीट ही क्या है, वर्क है, वर्क ही क्या है, हीट एनर्जी है, सॉरी हीट का मतलब एनर्जी, ठीक है ना। तो एनर्जी ही वर्क है, वर्क ही क्या है, एनर्जी। इतनी बात याद रखनी है अपन को, ठीक है, ये हमेशा बार बार काम आएगी। चलिए एनर्जी ही वर्क है, वर्क ही एनर्जी है। तो हमें देखिए, हमें पता है कि पोटेंशियल को किससे दिखाते हैं हम, कैपिटल वी से। इसका फॉर्मूला क्या होता है,
W अपॉन Q। W क्या है यहाँ पर, देखिए V क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल है, इक्वल टू W अपॉन पोटेंशियल, ठीक है। चलिए, और W क्या है, वर्क, Q क्या है, चार्ज, कुलाम गुलाम होती है, ठीक है ना। चलिए, अब क्योंकि हमें क्या निकालनी है, हीट। आखिर हीट कितनी निकल रही है, हमें ये पता करना है कि हमारे घर में इतना करंट आ रहा है तो हीट कितनी निकलेगी, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हम करंट भी भेजेंगे, उस हिसाब से उसका रेजिस्टेंस लेंगे और उस हिसाब से हम टाइम के साथ देखेंगे, ठीक है ना। तो हम ये देखना चाहते हैं कि किसी घर में हमको वायरिंग करनी है भाई साहब, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि उसमें हीट कितनी प्रोड्यूस होगी। तो हमें अभी हम देखा, हीट क्या है, एक एनर्जी है, और वर्क क्या है, एक वो भी एक एनर्जी है। बात समझ में आ गई। तो हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर वर्क, यानी कि वर्क को हम हीट एनर्जी लिख सकते हैं, अभी देखा हमने। तो वर्क की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। बात समझ में आ रही है। चलिए, अब आप वर्क को क्या लिख लीजिए, यहाँ पर हीट एनर्जी लिख लीजिए, क्योंकि हमें पता है वर्क इज इक्वल टू हीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इसको H कर लिया, ये हो गया V इंटू क्यू, ठीक है। अब देखिए करंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, करंट का फ्लो होता है ओम्स लॉ नहीं पूछ रहा हूँ मैं, Q अपॉन T। वेरी गुड। I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन Q अपॉन T, ठीक है ना। अब देखो किसी वायर में कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, इसको काउंट करना आसान है या करंट को पता करना आसान है, करंट पता करना है, एम्पियर एमीटर लगाया पता चल जाएगा। चलिए, तो इसीलिए हम Q को हटा करके क्या लिखेंगे, हम ये दोनों चीज़, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, Q इंटू T। I इंटू T। टी, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से ओम्स लॉ से V की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, V क्या होता है, IR, ठीक है। तो देखिए यहाँ से Q की वैल्यू क्या रख देंगे हम, IT, V की वैल्यू क्या रख देंगे, IR। चलिए, तो V की वैल्यू हमारे पास IR और Q की वैल्यू क्या आई, IT। ये ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि इन सब को पता करना आसान है, स्क्वायर ठीक है, T होगा। वेरी गुड। तो ये H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू I स्क्वायर R T। इस तरीके से डिवाइड कर देंगे हमारे पास हीट का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। T के साथ। चलिए, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, क्योंकि हीट है, हीट क्या है, एक टाइप की एनर्जी है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, SI यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, जूल, JOUL, ठीक है ना, LE जूल। LE होता है सर। चलिए, ये हो गया क्या, हीट है ना, हीटिंग इफेक्ट पढ़ लिया हमने। चलिए, ठीक है। इस फॉर्मूले में सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है, आपसे इस फॉर्मूले पे तो क्वेश्चन पूछेंगे सही, लेकिन छोटा एक मार्क का क्वेश्चन पता है कैसा आएगा, कि हीट आई करंट के कैसे मतलब डिपेंड करता है, हीट जो है वो करंट पे कैसे डिपेंड करता है। तो आपको क्या बोलना है, हीट, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका, हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। और इस चीज़ को आपको कैसे लिखना है, लैंग्वेज में लिखना है। तो आप क्या लिखोगे, हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, ठीक है। हीट लिख के दिखाऊँ क्या, कि जो बोल रहा हूँ वो लिख लोगे ना, लिख के दिखाऊँ, देखो, हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना, हाँ। तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, ठीक है। कैसे डिपेंड है भाई, ऐसे डिपेंड है, ऐसे लिख के आओगे तो आंसर ज़्यादा अच्छा, मतलब नंबर मिलेंगे। इसी तरीके से रेजिस्टेंस पे कैसे डिपेंड है, तो आप लिख देना, हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्क्वायर हटा देना बस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, ठीक है। टाइम पे कैसे डिपेंड है, हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, ठीक है। चलिए, क्या पूछा, मतलब क्वेश्चन कैसे आ गया इसके ऊपर, हीट कैसे, डिपेंड है, हाँ ठीक है ना।
या इनके बीच में रिलेशन बताओ। आप ये भी पूछ सकता है वो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन हीट एंड करंट, रिलेशन पूछ लेगा, ठीक है। चलिए इस तरीके से, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो हीट एंड करंट का पूछेगा तब तो एक लाइन में हो जाएगा ना, या फिर रजिस्टर से बताना पड़ेगा टाइम? नहीं, अगर इसका पूछ रहा है तो इसके बता दो, और आपको ज़्यादा बताना है तो आप तीनों का बता दो एक साथ। ये लो भाई, तू किसी का भी पूछ, ये ले हम तो तीनों बता देते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। क्या हो रहा है, पेट रोक लग रहा है, बहुत खतरनाक वाला। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 15 है अपना। पढ़ो क्वेश्चन नंबर, अरे 15 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो, क्या कह रहा है। इलेक्ट्रिक हाँ जी, तो इसके अपन ने, अब देखिए क्या पढ़ लिया अपन ने, हीटिंग इफेक्ट पढ़ लिया। अब देखो अपन पढ़ेंगे कि क्या हम इस हीट का जो करंट की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से और टाइम की वजह से जो बढ़ती है हीट, ठीक है, क्या इसका हम यूज़ कर सकते हैं क्या। देखो हीट जो है वो क्या है, एक अनडिज़ायरेबल लॉस है। क्या है ये, अनडिज़ायरेबल लॉस। अनडिज़ायरेबल लॉस का मतलब क्या हुआ कि हम नहीं चाहते कि हीट बढ़े, क्योंकि इससे हमारा नुकसान होता है, ठीक है ना। अब इस पर रोक सकते हो क्या, नहीं रोक सकते, कुछ नहीं हो सकता। तो हमने उसका यूज़ करना शुरू कर दिया कि चलो हीट बढ़ रही है तो हीट जहाँ जहाँ हमको हीट की ज़रूरत है वहाँ लगा लो इसको, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, ऐसे अप्लाइंसेस, ऐसे डिवाइसेस जो हीट देते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो कौन कौन से अप्लाइंसेस है हमारे पास, हीटर हो गया, है ना, अलग अलग तरीके के हीटर होते हैं, खाना बनाने वाला वो स्प्रिंग वाला, ठीक है ना, और रूम हीटर अलग होता है, हालांकि सब में एक ही चीज़ हो रही है ना। इंडक्शन हो गया, इंडक्शन में तो इंडक्शन कौन सा होता है, एक इंडक्शन कोयल वाला आता है ना, वो उसमें ये वाला काम करेगा, और एक आता है जिसमें गर्म ही नहीं होता वो चीज़, है ना। तो वो तो मैग्नेटिक, उसका सिस्टम अलग है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड से होता है वो काम, ठीक है ना। तो देखिए, तो हीटर में कौन कौन सा आ गया, एक तो कुकिंग वाला हो गया, ठीक है, रूम हीटर हो गया, और इंडक्शन हो गया, ठीक है। ये तो सेम ही है एकदम, वेरी गुड, है ना। चलिए रोड हो गई, पानी को गर्म करने वाली रोड, ठीक है, कॉइल जिसको अपन बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सब में ये सब क्या दे रही है, हीट दे रही है। तो भाई हीट को हम कम नहीं कर सकते, तो चलो ऐसी चीज़ बना लो कि हीट का यूज़ करने लग जाएं हम, ठीक है ना। तो देखो इन सब में क्या होता है, इन सब के, ये देखो ये जो कुकिंग वाला होता है ना, ये किससे बना होता है, नाइक्रोम से बना होता है। किससे बना होता है, नाइक्रोम। अब नाइक्रोम क्या है, नाइक्रोम दो मेटल से मिलकर बना होता है, एक तो निकल और एक क्रोमियम, ठीक है। इन दोनों को मिला लिया तो नाइक्रोम बन गया। और नाइक्रोम एक ऐसा मेटल है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अब रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा हमने पढ़ा हुआ है, हीट भी उतनी ज़्यादा, ठीक है। इसीलिए ऑन करते हुए कैसा हो जाता है, एकदम रेड हो जाता है, गर्म, खतरनाक, ठीक है ना। चलिए, तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा हीट, ठीक है ना। और फिर हम करंट भी इसमें, करंट कितना खाता है वो, बहुत ज़्यादा करंट खाता है, ठीक है ना। तो करंट ज़्यादा जाएगा तो हीट उससे भी ज़्यादा क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। आइए बात समझ में। चलिए, तो हमने इसका यूज़ कर लिया क्या भाई, ये सब बनाने में, ठीक है ना। दूसरा देखो भाई, फिलामेंट ऑफ बल्ब, फिलामेंट ऑफ बल्ब, ठीक है ना। आपने देखा होगा वो येलो वाला बल्ब जो होता है, जो येलो लाइट प्रोड्यूस करता है, हाँ, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये जो फिलामेंट है ये भी किसका बना होता है, ये टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है ना। अब टंगस्टन भी बिल्कुल नाइक्रोम के जैसा होता है, ये भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसका रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, येलो हो जाता है एकदम, ठीक है ना। और ये लाइट प्रोड्यूस करता है, और आपने देखा होगा ये कितना गर्म हो जाता है बल्ब, ठीक है ना। चलिए, तो इसके हीटिंग इफेक्ट का हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया, ठीक है। चलिए थर्ड देखिए, इलेक्ट्रिक फ्यूज़। आजकल तो हमारे घरों में क्या लगा होता है, MCB। पहले क्या होता था, फ्यूज़ होता था। फ्यूज़ पता है आप लोगों को क्या होता है,
हाँ सर वो एकदम टूट जाता था उसमें भी वायर, वेरी गुड। उसमें जुड़ जाते हैं। मैं पढ़ाई समझाया था मैंने पहले, हाँ सर समझाया था फ्यूज़ समझाया था ना मैंने, ठीक है ना। करंट ज़्यादा होते ही वो फ्यूज़ एकदम टूट जाता है। फ्यूज़ के टूटने की वजह से हमारा जो घर की लाइट वगैरह हैं, जितने अप्लायंसेस हैं, वो बच जाते हैं, ठीक है ना। तो वो क्यों टूट जाता है भाई, देखिए ये पोल है, ठीक है, यहाँ से वायर आ रहा है, ठीक है। इस वायर को हमने पहले किस में दे दिया भाई, फ्यूज़ में दे दिया, बहुत पतला है ठीक है ना। ये एकदम वायर है, इसमें ये फ्यूज़ है, ठीक है। इसको निकाल लेते हैं, इसको जोड़ देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से फिर हमारे घर में चला गया, ठीक है। चलिए, तो देखिए अब मान लीजिए कभी करंट बहुत ज़्यादा फ्लो हो गया, ठीक है। करंट फ्लो ज़्यादा कैसे हो सकता है, शॉर्ट सर्किट से। किससे हो सकता है, शॉर्ट सर्किट से। ये समझाया हुआ है मैंने आप लोगों को, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ठीक है। नहीं समझा हो, नहीं पता है तो एक और बार बताता हूँ। देखिए, पता है ना, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, सॉकेट है। क्या है ये, सॉकेट है, ठीक है ना। यहाँ से हमने 2 तार ले लिए, तार लेने के बाद हमने इसको किस में भेज दिया, बल्ब में भेज दिया। किस में भेज दिया, बल्ब में भेज दिया, इस तरीके से, ठीक है। ये एक तार इधर लगा दिया और एक तार इस तरह लगा दिया, ठीक है। तो अब जो करंट फ्लो हो रहा है वो इसके थ्रू हो रहा है और इसका रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, तो आराम से कंट्रोल्ड मैनर में क्या होगा, फ्लो होगा, ठीक है। अगर कंट्रोल मैनर में हो रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट होता क्या है, अगर मान लीजिए कि ये तार एक दूसरे से मतलब गर्म होकर के क्या हो गए, भिड़ गए, जल गए, तो अब करंट जो है वो यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से फ्लो हो जाएगा। अब ये डायरेक्टली फ्लो हो रहा है एकदम विदाउट डिस्टर्बिंग, तो एकदम से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत। तो जैसे ही करंट ज़्यादा फ्लो होगा, ये वाला तार क्या हो जाएगा, देखो ये वाला तार क्या हो जाएगा, करंट क्योंकि हमें पता है हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर। करंट जितना भी करंट बढ़ेगा ना, उससे ज़्यादा क्या हो जाएगी, हीट बढ़ जाएगी, उससे ज़्यादा हीट। और इसका हीटिंग इफेक्ट क्या, हीटिंग क्या है, फिक्स है कि इतनी हीट पर होते ही ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी हीट बढ़ेगी जिससे ये टूट जाएगा, टूटते ही हमारी घर की वायरिंग जो है वो बच जाएगी, बात समझ आएगी। इसलिए इसको पतला वायर से बनाते हैं, ठीक है ना। लेकिन बार बार टूट जाता था, इस वजह से लोगों ने फिर मोटा तार लगा देते थे, जो कि वो गलत हो जाता था, ठीक है ना। चलिए, तो अब देखो, तो हमने हीटिंग इफेक्ट का यूज़ किया कि नहीं किया यहाँ पर, ठीक है ना। तो हमने हीटिंग इफेक्ट का यूज़ कर लिया किसमें भाई, फ्यूज़ बनाने में, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ बनाने में। इस तरीके से हमने हीट हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक। इसके अलावा आयरन बनाते हैं अपन, ठीक है ना, आयरन होती है कि नहीं होती है, ठीक है ना, प्रेस वो भी होती है, ठीक है ना। तो भैया हीट हमारे लिए अनडिज़ायरेबल लॉस है, बट हम इंसान हैं, हमसे बड़ा मतलब भी कोई है ही नहीं। कितना भी नुकसान हो, हम नुकसान का भी यूज़ कर लेते हैं, हम कचरा भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। मिरर गोल्ड सिल्वर इनको भी शेप देने में काम आती है। काम आती है, पर वो करंट वाला नहीं है ना सिस्टम, वो तो कैंडल से कर लेते हैं काम, ठीक है। चलिए, बात समझ में आ गई, इस तरीके से ये हो गया। अब आता है हमारा टॉपिक क्या, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। चलिए, तो वोल्टेज को कौन मेंटेन करता है, वोल्टेज को कुछ चीज़ लगाते हैं ना वोल्टेज मेंटेन करने में, उसका नाम क्या होता है, एम्पलीफायर, एम्पलीफायर। सॉरी एम्पलीफायर नहीं, देखो उसका नाम आएगा, मैं बताऊंगा, है ना। मैं नाम भूलने की बीमारी है मेरे को। चलिए, आपके लग रहा है वोल्टेज मेंटेन नहीं, हमारे भी लग अरे क्या बोलते, रुक जाओ, याद आ रहा है वो रहा है। लोगों ने वीडियो लोग याद करने दे उसमें लगा है। हाँ वहाँ तो ज़रूरी है, सर, ठीक है। आवाज़ नहीं लगा। तो किसी दिन हो सकता है कुछ गड़बड़, नहीं लाइट जाती मोटर बंद हो जाती। बस तो फिर बढ़िया। चलिए, देखिए स्टेबलाइज़र का समझिए बात को, स्टेबलाइज़र है ना, जहाँ पर एसी होगा, मतलब जहाँ महंगी चीज़ें होंगी ना, महंगी वहाँ स्टेबलाइज़र लगाना ज़रूरी है। इवन बड़े बड़े जो कूलर होते हैं महंगे 25-30 हज़ार के, एमसीबी लगा दो। अरे भाई एमसीबी अलग है, और इसका समझो स्टेबलाइज़र होता क्या है, ठीक है। एमसीबी और स्टेबलाइज़र में डिफरेंस है, ठीक है। तो जहाँ महंगी चीज़ें होती है वहाँ पर स्टेबलाइज़र लगा होता है। स्टेबलाइज़र होता क्या है, देखिए, स्टेबलाइज़र
एक ऐसा डिवाइस होती है जो वोल्टेज को क्या करती है, मेंटेन करती है। वोल्टेज मतलब क्या भाई, पोटेंशियल को मेंटेन करके रखती है, ठीक है। जैसे कि मतलब क्या हुआ इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये है कोई डिवाइस है जो कितने वोल्टेज के लिए बनी हुई है, 220 के। हमारे घर में कितना आता है, 220 वोल्टेज चाहिए, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि एसी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एसी। अब ये महंगी चीज़ है, ठीक है ना, इसका रिस्क नहीं ले सकते। सस्ती वस्ती चीज़ों का तो अपन ले सकते हैं, इसलिए महंगे में जो अमीर लोग होते हैं उनके घर में स्टेबलाइज़र मिल जाएगा, क्योंकि उनके घरों में महंगे फ्रिज भी बहुत महंगे होते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो वहाँ उनके घर में आपको स्टेबलाइज़र मिल जाएगा। इवन जहाँ एसी होगा ना उसके पास में देख लेना स्टेबलाइज़र लग रहा होगा, ठीक है ना। एक छोटा सा डब्बा होता है ऐसा स्क्वायर शेप का, इसमें एमसीबी लगी रहती है सर, वो ऊपर नीचे गिरने वाले बटन। उसके अंदर होती है, ठीक है ना, स्टेबलाइज़र के अंदर ही, स्टेबलाइज़र के अंदर होती है। आप एमसीबी को छोड़ दो, स्टेबलाइज़र समझो पहले, वो क्यों बताया, वो नीचे वाला बटन। समझो बात को पहले समझो, है ना, उसको छोड़ो, ठीक है। स्टेबलाइज़र तो ये क्या करता है, अब देखो इसको चाहिए 220 वोल्ट, ठीक है ना, इतना पोटेंशियल डिफरेंस इसको चाहिए ही चाहिए। अगर इससे कम हुआ या इससे ज़्यादा हुआ, यानी कि ये अगर फ्लक्चुएट किया, ठीक है, तो ये ख़राब हो जाएगा हमारा एसी, क्योंकि ये किसके लिए बना है, 220 वोल्टेज के लिए ही बना है। बात समझ में आ गई। अब कई सारे एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर वोल्टेज क्या होता है, कम ज़्यादा होता रहता है, जैसे कि अपना एरिया, अपना खुद का एरिया ही, ठीक है ना। तो इसीलिए स्टेबलाइज़र लगा दिया जाता है ना। तो होता क्या है कि जो सॉकेट होता है, ठीक है ना, देखो समझो, ये एसी है और ये स्टेबलाइज़र है, ठीक है, और ये सॉकेट है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसका वायर इसमें लगा देते हैं और इसका वायर इसमें लगता है, यहाँ पे लगता है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही वोल्टेज कम होगा तो भी ये इसको 220 वोल्टेज देता है, ज़्यादा होगा तो भी ये इसको क्या देगा, 220 वोल्टेज ही देगा। मतलब कितना भी कम हो कितना भी ज़्यादा हो, ये इसको हमेशा क्या देगा, 220 वोल्टेज देगा। हाँ सर, बड़ा सा बात समझ में आ गई। तो इसीलिए रोड पर जो बड़े बड़े लगे होते हैं उनको ट्रांसफार्मर बोलते हैं, वही ट्रांसफार्मर ये होता है, ठीक है ना। वोल्टेज को क्या करता है, ये मेंटेन करके रखता है, ठीक है ना। अब एमसीबी क्या है, एमसीबी तो ये है कि अगर कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ, अभी फ्यूज़ नहीं पढ़ाया था क्या मैंने, हाँ पड़ा है। वह है शॉर्ट सर्किट होते ही करंट क्या जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आग लग सकती है। तो वहाँ तो स्टेबलाइज़र भी कुछ काम नहीं करने का, है ना। तो एमसीबी तो करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, करंट बढ़ते ही क्या हो जाए, देखो स्टेबलाइज़र होता है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को, यानी कि वोल्टेज को मेंटेन करने वाला। और ये तो करंट की बात आ रही है, तो करंट ज़्यादा बढ़ जाएगा, करंट ज़्यादा बढ़ते ही आग लग सकती है, हीट ज़्यादा बढ़ जाएगी, हीट बढ़ते ही तो ये क्या हो जाती है, एमसीबी गिर जाती है। आइए बात समझ में। तो ये एमसीबी शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए होती है, ये वोल्टेज फ्लक्चुएट बचाने के लिए स्टेबलाइज़र होता है, ठीक है ना। बड़े बड़े जो कूलर होते हैं ना उनमें भी स्टेबलाइज़र लगा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो भी बहुत महंगे महंगे आते हैं, 25-25, 30-30 हज़ार के आते हैं, ठीक है। चलिए, और जिनके घर में बोरिंग होती है उनके घरों में भी स्टेबलाइज़र लगा होना चाहिए वैसे तो, क्योंकि वो भी बहुत महंगी होती है। चलिए आगे देखते हैं हम इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। आखिर इलेक्ट्रिक पावर क्या है। अच्छा, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आप पावर का मीनिंग क्या समझते हैं, और 100% आप गलत समझते हैं, ठीक है। आप मुझे पहले बताओ पावर मीन्स क्या होता है हमारी दुनिया में, हमारे इंडिया में। हाँ, पावर क्या होती है, सिर्फ पावर बताओ, क्या समझते हो। आपने बचपन से सुना होगा पावर, पावर रेंजर देखते होंगे आप लोग बचपन में, ठीक है। पावर होगी अपनी वाली जो शक्तिशाली पावर इसमें ज्यादा बोलो। एक और ये होती है पावर वाली बैटरी, इसके अंदर ज्यादा पावर है बैटरी। आप पावर जैसे जिसमें ज्यादा पावर करंट ज्यादा है, वही सर, पावर का मीनिंग बताओ मेरे को तो बस, जिसके अंदर करंट हिंदी में क्या बोलते हैं पावर को, शक्ति। शक्ति, ठीक है। अब हमारे इंडिया में ना 99.99% लोग पावर को शक्ति ही बोलते हैं, पावर को शक्ति ही बोलते हैं, ठीक है ना। और अगर आप इसको शक्ति मान के चलोगे, ठीक है ना, तो आप कभी कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे, ठीक है। एक आपके 9th क्लास में चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर, ठीक है ना। वहाँ पर भी आप अगर शक्ति मान के चलोगे
तो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, यहाँ पर भी समझ में नहीं आएगा। जबकि शक्ति का मतलब देखो, शक्ति को बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? STRENGTH, स्ट्रेंथ, ताकत, शक्ति। और पावर का मतलब होता है फुर्तीला। क्या होता है? फुर्तीला। आई बात समझ में? फुर्ती। ठीक है। अब आपके दिमाग में फट से आएगा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फुर्तीला? क्या होता है फुर्तीला? तेज भागना। हाँ भाई, फुर्तीला क्या होता है? एक्टिव। शाबाश। आया कि नहीं आया? ऑटोमेटिकली आया। यानी कि एक्टिव बोला आपने, तेज भागने वाला बोला, यानी कि तेज आ रहा है कि नहीं आ रहा? तेज का मतलब क्या होता है? टाइम से मतलब है, ठीक है ना। धीरे का मतलब क्या हुआ? जो ज़्यादा टाइम लेता हो। तेज का मतलब क्या हुआ? जो कम टाइम लेता हो। बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या हुआ? फुर्तीला का मतलब। और इसको हम सिर्फ भागने के मतलब में नहीं ले सकते। कोई भी, मान लीजिए एक काम है, टेबल यहाँ से उठा करके यहाँ पर 100 टेबल रखी हुई है, ठीक है, यहाँ से उठा के यहाँ रखनी है। अब 2 लड़के हैं हमारे पास। क्या हैं? 2 लड़के हैं। एक ने आधे घंटे में रख दी, ये लो, और एक ने 5 घंटे लगाए। फुर्तीला कौन? आधा घंटे वाला। आगे बात समझ में? यानी कि किसी भी एक काम को करने के लिए कौन कितना कम टाइम ले रहा है। या आप ये बोल दो, ये भी बोल सकते हो आप कि कोई एक फिक्स टाइम में कितनी ज़्यादा काम कर रहा है। आगे ये बात समझ में? ठीक है ना। मान लेते हैं कि ये भी 1 घंटा काम करेगा, ये भी 1 घंटा काम करेगा। अब काम ज़्यादा कौन करेगा? जो ज़्यादा फुर्तीला होगा। बात समझ में आ गई? चलिए, तो अब इसकी डेफिनेशन बन जाएगी आपकी आराम से, फुर्तीले से समझ में आएगी आपके कि क्या है भाई? जो फिक्स टाइम में 1 घंटे में या 1 सेकंड में कौन कितना काम करता है, वही उसकी क्या हो जाती है? क्या हो जाती है भाई? पावर हो जाती है। बात समझ में आ गई? ठीक है। चलिए, 1 सेकंड में कौन कितना काम करता है वो उसकी पावर है। बात समझ में आ गई ना। आप इलेक्ट्रिक से मतलब लेते हैं इसमें। देखिए, सेम है इलेक्ट्रिक में भी, ठीक है ना। अब देखो, हमारे घर में क्या आ रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, करंट आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, एनर्जी आ रही है, ठीक है ना। तो अब हमारे घर में अलग अलग डिवाइसेस हैं, ठीक है। टीवी है, एसी है, फ्रिज है, ठीक है ना, फैन है, ये एसी है, ये फ्रिज है, ये टीवी है, ठीक है। बात समझ में आ गई? पावर किसकी ज़्यादा होगी? सबसे ज़्यादा एसी की होगी, ठीक है। उसके बाद कूलर ही नहीं हमारे पास ऑप्शन में, चलो कूलर ले लो आप, ठीक है। कूलर की हो जाएगी, फ्रिज की हो जाएगी, फ़ैन की हो जाएगी, फिर टीवी की हो जाएगी। अब मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि कौन, हाँ हाँ, टीवी तो हाँ अंदाज़ा लेके जाना। हालांकि टीवी का कम ही होता है, बहुत कम होता है, ठीक है ना। टीवी कंप्यूटर इनका कम ही होता है, ठीक है ना। अब मीनिंग क्या हुआ? अब आपने मान लीजिए कि 1 घंटे के लिए चलाया, ठीक है। कितने घंटे के लिए? 1 घंटे के लिए इन सबको चलाया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन लेगा? एसी। इसीलिए इसकी क्या है? पावर ज़्यादा मानते हैं हम। बात समझ में आ गई? जिसको भी ज़्यादा 1 घंटे के लिए चलाना है, बस आपको 1 घंटे के लिए कौन कितनी एनर्जी खा रहा है, कौन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ कर रहा है, ठीक है, वो उसकी पावर हो जाती है। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई ना इलेक्ट्रिकल पावर? चलिए, अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि भाई प्रॉब्लम इसीलिए, और इसकी यूनिट क्या होती है? वॉट। वॉट भाई पावर की यूनिट है ना, ठीक है। अब समझो वॉट का मतलब क्या है, समझो बात को। आपने देखा होगा, आप एटलीस्ट आप कम से कम बल्ब तो लेने गए होंगे दुकानों पे, आपने बोला होगा 9 वॉट वाला दे दो, 40 वॉट वाला दे दो। वोल्ट नहीं बोलते, वॉट बोलते हैं, वो वॉट होता है, ठीक है ना। इवन आप जाके वो जो येलो वाला बल्ब होता है उस पर देखना, उसके ऊपर लिखा होता है वॉट, लिखा होगा उस पर, ठीक है ना। तो और एलईडी वगैरह लेके आते हो उस पर भी देख लेना वॉट लिखा होगा, 9 वॉट का लिखा होता है। जो ट्यूबलाइट आती है वो 40 वाट की आती है, हाँ, डब्ल्यू से लिखा होता है, डब्ल्यू, हाँ, ठीक है ना। अब मीनिंग क्या है? अब 9 वॉट का मतलब क्या हुआ भाई? 9 वॉट का मतलब क्या हुआ? 9 वॉट का मतलब ये हुआ
कि ये जो है एक सेकंड में 9 वोल्ट कितनी एनर्जी खाएगा? 9 जूल। 9 अच्छा, ज़्यादा रोशनी भी करेगा। एनर्जी को काउंट भी किया जा सकता है। ये देखो, तो 9 जूल का हाँ काउंट भी तो करना ना। तो कैसे? करेंगे ना। एनर्जी काउंट, एनर्जी को मेज़र किया जाता है, काउंट नहीं किया जाता है, मेज़र। ठीक है ना। चलिए, तो एक सेकंड में कौन कितनी एनर्जी, तो 9 वॉट का मतलब क्या हुआ कि वो क्या करता है, एक सेकंड में 9 जूल एनर्जी खा जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं आई? आगे ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम जो हीटर जलाते हैं वो कितने कितने का आता है? 1000 वॉट का आता है, 1000 का भी आता है ना, 2000 वॉट का भी आता है, 3000 वॉट ऐसे भी आता है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, 1000 वॉट है इसका, ठीक है। इसको 1000 वॉट भी बोल सकते हैं और 1 किलो वाट भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझाया था मैंने, याद है तो। किलो का मतलब, किलो मीन्स क्या होता है? 1000 होता है। ठीक है ना। सेंटी का मतलब क्या होता है? 1/100 होता है। मिली मतलब क्या होता है? 1/1000 होता है। ठीक है ना। तो यहाँ 1000 लिखा था तो किलो कर दिया हमने, 1 किलो वाट का। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई साहब ये जो है ना। अब अगर अपन यहाँ पर आर लगा देते हैं, ठीक है ना, वो बात चलो छोड़ दो उसको फिलहाल। इसका मतलब ये है कि आपने क्या किया, इसको चलाया 1 सेकंड के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? 1000 जूल एनर्जी को खा जाएगा 1 सेकंड में, इसलिए बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बात समझ में आएगी नहीं आई? ठीक है ना। चलिए, फिर एसी में कितना वोल्ट होता है? हाँ एसी में कितना वोल्ट होता है? कितना जोर होता है सब। हाँ, कितने वॉट का होता है वो, ठीक है ना। तो वो तो मेरे को भी देखना पड़ेगा अंदाज़ा, है ना, क्योंकि हमारे घर में ऐसी है नहीं। ठीक है ना। चलिए पर वो बहुत ज़्यादा होता है, इतना तो कंफर्म है। ठीक है ना। मतलब वो देख, मैं बताऊँगा आपको, कल बता दूँगा। ठीक है ना, देख के बता दूँगा आपको। चलिए, इनके घर में लग रहा होगा ना, ऐसे लग रहा होगा ना आपके घर में? मामा के कमरे में लगा। मामा का मना तो पता होगा ना आपको। मैंने नहीं देखा ये सब कुछ। चलिए, एसी की आवाज़ आने से मतलब है उसके अंदर जाने की। हाँ जी, तो देखिए इलेक्ट्रिक पावर, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर भाई? कौन कितने, 1 घंटे में या 1 सेकंड में कौन कितनी एनर्जी क्या करता है, कंज्यूम करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसे कहते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हमें एनर्जी कैसे काउंट करेंगे, तो वो वाली बात आ जाती है। तो हम इसको और सिंपल कर सकते हैं। कैसे सिंपल कर सकते हैं भाई? क्योंकि हमें पता है कि V = क्या होता है? W/Q होता है। तो W की जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई? VQ लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो W तो इलेक्ट्रिकल पावर है ये, है ना। तो W की जगह हम क्या लिख देंगे? VQ और अपॉन T। अब चार्ज को काउंट करने में भी प्रॉब्लम आएगी, तो क्या कर देंगे भाई? I = क्या होता है? Q/T। तो Q = क्या हो जाएगा? IT हो जाएगा। ठीक है। तो ये VQ की जगह क्या लिख दिया हमने? IT अपॉन में T से T कट गया, क्या हो जाएगा? VI। ठीक है भाई। चलिए, ये हमारा पावर का फॉर्मूला आ गया। सबसे इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है ना। पावर के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा 100%। ठीक है ना। और इसकी क्या हो जाएगी? वॉट। ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इस, समझाया जाए इसे। हाँ, अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि पावर के यहाँ से 3 फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है ना। और बहुत ही सिंपल है, समझो बात को। देखो, इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पावर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? W/T। और W/T का मीनिंग क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है कि एक यूनिट टाइम में कौन कितनी एनर्जी को क्या करता है? कंज्यूम करता है। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है। तो ये W/T हो गया। ठीक है। अब W का मतलब पता जानते हैं हम, V = क्या होता है? W/Q। तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी? VQ। तो W की जगह हमने क्या लिख दिया? VQ लिख दिया। ठीक है भाई, VQ लिख दिया। पोटेंशियल बताया ना, मैं फर्स्ट में पढ़ लिया था हमने। चलिए, इसकी अब Q की जगह हमने क्या लिख देंगे? I = Q/T होता है। ठीक है। तो Q की जगह क्या लिख देंगे? I × T लिख देंगे। तो Q की जगह क्या कर दिया हमने? I × T। अब ये T से T कट गया, तो ये क्या आ गया? V × I। पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? V × I। अब देखो, फर्स्ट फॉर्मूला ये हो गया हमारा। ठीक है ना। अब सेकंड फॉर्मूला निकालेंगे इसका। देखो, फ्रॉम ओम्स लॉ,
वी आई, ठीक है। ओम्स लॉ से हमें पता है वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई आर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आई आर, और ये आई ऐसा कैसा, तो ये हो जाएगा क्या, आई स्क्वायर आर। तो पावर का फॉर्मूला दूसरा आ गया, ये दूसरा फॉर्मूला आ गया, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब ये निकाल क्यों रहे हैं, पहले एक का निकाल लेते हैं। देखो वी की जगह रखा था पहले हमने, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले में क्या कर देंगे हम, वी ना लिख करके क्या रख देंगे, आई रख देंगे, ठीक है। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी ओम्स लॉ से, वी इज इक्वल टू आई आर होता है, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वी इज इक्वल टू वी और आई की जगह पी इज इक्वल टू वी और आई की जगह वी अपॉन आर। तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। चलिए ये सबकी यूनिट क्या है, वॉट है, क्योंकि है तो पावर ही। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं, तीन फॉर्मूले हमने क्यों पढ़े, इसलिए पढ़े क्योंकि वो क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं कि आपको वी और आई दे, मान लीजिए कि उसने वी और आर दे दिया, ठीक है ना, रेजिस्टेंस दे दिया, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगा के कर लेना है। उसने मान लीजिए आई करंट और रेजिस्टेंस दे दिया, तो ये वाला फॉर्मूला कर लेना है, ये दे देगा तो ये कर लेना है, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब एक थोड़ा सा और बच रहा है, वो अपन कल कर लेंगे, ठीक है।